क्लास है ना, आज की क्लास है हमारी बायोडाइवर्सिटी की। लिख लो बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी से समझते हो आप क्या होता है बायोडाइवर्सिटी का मतलब? किसको? उसको इकोसिस्टम कहते हैं। बायोडाइवर्सिटी मिलके बनती है जितने भी हमारे जानवर हैं और जितने भी हमारे प्लांट्स हैं, प्लांट्स, उनको मिला के बनती है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी करने से पहले ना इसको छोड़ दो, नोट्स बनाओ, ये जब यूज़ होगा ना तब बताऊंगा। उससे पहले ना लिखो एक ऑर्गेनाइजेशन, लिखो IUCN, लिख लो IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। नेक्स्ट बुलेट पॉइंट बनाओ, इसका ओल्ड नेम था IUPN। PN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ नेचर। इनके ना सबके, जैसे आप पूछ रहे थे ना कि 150 नहीं पूछेंगे, 150 नहीं पूछते, ये जो इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे होते हैं ना वो पूछ लेते हैं, ठीक है, तो उनको याद करना है। इसके हेडक्वार्टर ग्लैंड्स, जिनेवा, स्विट्जरलैंड, दोनों के वहीं पे हैं, बस उसका नाम ही चेंज किया था। ग्लैंड्स, जिनेवा, स्विट्जरलैंड। हमने बात की थी कि ये लिस्ट बनाते हैं, एक मैंने आपको बताया था कि रेड लिस्ट बनाते हैं ये फर्स्ट डे। अच्छा, कोई और स्टूडेंट होगा, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये ना रेड डाटा बुक बनाते हैं, ठीक है। अब खोलो अपना वो, उसको साथ में लिखते भी रहना, खोल के रखो, मैं बताता हूँ पेज नंबर इसमें आया है आपका, पेज नंबर 51। ये ना रेड लिस्ट बनाते हैं और उस लिस्ट में ना ये कैटेगरीज होती हैं, एक्सटिंक्ट, थ्रेटन्ड और लीस्ट कंसर्न वाली, ठीक है। तो इसमें बना लो, लिख लो कि ये जो लिस्ट बनाते हैं ना, और इन्होंने ना क्राइटेरिया सेट किया हुआ है, लिस्ट का नाम होता है रेड डाटा बुक। डाटा बुक, ये पूछ लेते हैं कि रेड डाटा बुक बनाते कौन है, तो उसमें लिखना होता है, क्या लिखना होता है, IUCN। इस चीज़ को मार्क इम्पॉर्टेंट करो कि IUCN बनाती है रेड डाटा लिस्ट। अब उनकी ना कैटेगरीज लिखो। अच्छा, एक और चीज़, मान लो कभी पूछ लेना कि टैक्सन किसको कहते हैं, टैक्सन इधर ही लिख लो, टैक्सन स्टार मार्क करके, टैक्सन इज इक्वल टू स्पीसीज, यहीं कहीं पे भी स्टार मार्क कर लो, टैक्सन TAXON इज इक्वल टू स्पीसीज। स्पीसीज समझते हो क्या होता है?
नहीं, हाँ वो वाली जैसे, हाँ जैसे लायन है ना, तो लायन की अलग अलग स्पीसीज होती हैं, जैसे एशियाटिक लायन वो अलग से है, ठीक है, अफ्रीकन लायन वो अलग से है, फिर इनके अलग से नाम हो जाते हैं, जैसे टाइगर में आ जाता है बंगाल टाइगर आ जाता है, ठीक है, तो असल में तो टाइगर है, अब उसकी सब स्पीसीज हैं आगे जाके, तो वो आ जाती हैं बंगाल टाइगर वगैरह, ठीक है, तो उसी को कहते हैं स्पीसीज। अच्छा, आज आपकी क्लास ना ज़्यादा लंबी नहीं होगी, मैं एक ही टॉपिक कराऊंगा, अदरवाइज मैंने 2 इकट्ठे कराने थे, एक करा के ना थोड़ा सा आपको मैथ्स का कराऊंगा आज। तो अच्छा, सबसे पहले लिखो इसमें क्या शो कर रहा है, एक्सटिंक्ट, EX वाला, ठीक है, सबसे पहले लिखो एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट का मतलब होता है, इसको ना ऐसे बनाना, IUCN रेड डाटा लिस्ट, उसके बाद ना ऐसे करके एक्सटिंक्ट और ब्रैकेट में EX लिख लेना, ये मैं लिखवाता जाऊंगा आपको, ठीक है, उसके बाद ना इसके 2-3 पॉइंट्स बनेंगे, ठीक है। एक्सटिंक्ट वो होता है जिसका लास्ट इंडिविजुअल भी है ना, मतलब जिस स्पीसीज का लास्ट जो इंडिविजुअल था वो भी मर चुका हो, खत्म हो चुका हो, ठीक है, उसको कहते हैं एक्सटिंक्ट। लिख लो, व्हेन देयर इज नो रीजनेबल डाउट दैट लास्ट इंडिविजुअल हैज डाइड। दूसरा होता है एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, इसका होता है EW, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड। हाँ, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड उसको कहते हैं कि जब जो उसका स्पीसीज होएंगी ना, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर जगह पे या कैप्टिविटी में मिलेंगी। कैप्टिविटी समझते हो? नहीं, कैप्टिविटी होती है, ये आज का टॉपिक है, कैप्टिविटी होती है, मान लो कि अब हमें पता है कि इसके ना 5 या 10 मेंबर्स ही रह गए हैं, है ना, तो अगर तो इनको खुले में छोड़ दिया ना, तो मे बी कोई दूसरा प्रेडेटर इनको मार ले या इनका ना शिकार कर लिया जाए, तो वो क्या करते हैं कि उनको ना वाइल्ड मतलब होता है जंगलों में, ठीक है, वहाँ से ही एक्सटेंट हो जाते हैं। इनको क्या करते हैं कि ये 10-12 ये जो जितने भी बच्चे होते हैं ना, इनको ला के या तो जूज में रख देते हैं या किसी ऐसी जगह पे रख देते हैं जहाँ पे इनको फुल प्रोटेक्शन मिल सके। और वो जगहें कौन सी होती हैं वो आज करवाऊँगा, ठीक है। तो इसका लिखो, अ टैक्सन इज एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, टैक्सन स्पीसीज, टैक्सन is extinct in wild when its only known survival known KNOWN is in captivity, is in captivity, ठीक है। ये दोनों आ जाते हैं एक्सटिंक्ट में, ठीक है, ये दोनों एक्सटिंक्ट में आ जाते हैं। उसके बाद जो हमारी अगली क्लासिफिकेशन है वो देखो उसमें, ठीक है, अगली क्लासिफिकेशन है वो है थ्रेटेंड की, ठीक है। इसमें सबसे पहले आते हैं क्रिटिकली इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, वहाँ देख लो उसमें, वहाँ पे इसको कहते हैं CR। इसके ना 3 सब पॉइंट्स बनाना क्रिटिकली एंडेंजर्ड के। पहला लिखो, जब उसकी पॉपुलेशन ना पिछले 10 साल में 90% से डिक्रीज कर गई हो,
मतलब 90% पॉपुलेशन खत्म हो चुकी हो, सिर्फ 10% बची हो। लिखो रिडक्शन ऑफ पॉपुलेशन मोर देन 90%। बाहर कौन है, बाहर कौन है, इधर चेक करो, उनको आवाज आ रही है। कर लिया, लिख लिया, क्या लिखी लाइन आपने? ओवर द लास्ट 10 ईयर्स, मतलब पिछले 10 सालों में ही इतनी पॉपुलेशन एकदम से रिड्यूस हो गई है। सेकंड लिखो पॉपुलेशन साइज पॉपुलेशन साइज नॉट लेस देन 50 मैच्योर इंडिविजुअल्स, मतलब उस स्पीसीज के सिर्फ 50 मेंबर्स ही बचे हैं इंडिविजुअल्स। थर्ड लिखो analysis showing that probability of extinct in wild ये किया ना हमने अभी, instinct in wild of at least 50%, 50% 50 in next 10 years। ये लाइन समझे? पढ़ो एक बार इसको। नहीं, अगले 10 सालों में ना इसकी पॉपुलेशन, अगर एनालिसिस कहे कि अगले 10 सालों में इसकी पॉपुलेशन 50% रह जाएगी और 50% इसमें चली जाएगी, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड में चली जाएगी, तो उसको कहेंगे, क्या कहेंगे? क्रिटिकली इंडेंजर्ड। ठीक है, अब ना वो मतलब किसी भी स्पीसीज को अगर इसके क्राइटेरिया में आना है ना, तो इन तीनों में से अगर कोई भी कंडीशन फुलफिल करता हो तो जो IUCN है ना, वो उसको अपनी रेड डाटा बुक में डाल देगी और उसको इस कैटेगरी में डाल देगी कि वो वाला क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। फिर इसके लिए ना वो अलग अलग स्टेप्स करते हैं, कैरी आउट करते हैं। ठीक है, इसलिए उनको डाला जाता है और यही काम उसका होता है, IUCN का होता है कि वो ये डालेगी। अब समझे? चलो नेक्स्ट लिखो इंडेंजर्ड। हाँ, थ्रेटन्ड का है नेक्स्ट पार्ट, वो है इंडेंजर्ड। इसको कहते हैं EN। ये पता क्यों लिखवा रहा हूँ? एक बार ना मैंने कोई एग्ज़ाम दिया था, तो ये वाले तो मतलब मैं पढ़ के गया था, मतलब अपनी शुरुआत में जब मैं देता था ना 14-15 में, तब की बात है ये। तो उन्होंने ना ये चीज़ें पूछी नहीं, ये वाली डाल दी, तो मैं हो गया वहाँ पे कंफ्यूज। तो फिर भी मैंने तुक्के से लगा दिया था, आंसर कर दिया था उसका, तो ये इसलिए लिखवा रहा हूँ अभी आपको। कहाँ पे हम? हाँ, लिखो इसकी रिडक्शन इन पॉपुलेशन more than 70% over last 10 years। क्रिटिकली इंडेंजर की कितनी थी? नहीं, 90%। इसकी कितनी है? 70%। हाँ, इसका पॉपुलेशन साइज लिखो 250 मैच्योर इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल्स, उसका कितना था? 50। अब नेक्स्ट लिखो एनालिसिस शोइंग दैट, इसको नेक्स्ट लाइन में लिख लो, यहाँ नहीं आएगा। एनालिसिस शोइंग दैट probability of extinct in wild of at least
20% within next 20 years। पिछले वाले का कितना था? 50% प्रोबेबिलिटी थी। कितने सालों में? 10 सालों में। इसकी कितनी है? 20% 20 ईयर्स में। चलो नेक्स्ट लिखो, वल्नरेबल। वल्नरेबल ये भी थ्रेटन में ही आता है, VU। इसका लिखो, रिडक्शन इन पॉपुलेशन more than 50% over last 10 years। पॉपुलेशन साइज लिखो, not less than 1000 mature individuals। थर्ड लिखो, एनालिसिस शोइंग probability of extinct in wild at least 10% within next 100 years। नेक्स्ट लिखो, ये तीनों का हो गया ना। अब यहाँ पे आएगा लीस्ट कंसर्न, ठीक है। इसके अंदर आते हैं दो। सबसे पहले आता है नियर थ्रेटेंड। एंटी इसमें वो वाले आते हैं एनिमल्स या स्पीसीज जिनका ना डेटा तो कलेक्ट किया लेकिन वो ना इस कंडीशन में नहीं आ रहे थे, मतलब वल्नरेबल नहीं थे। वैसे काउंट किया उन्होंने लेकिन वो वल्नरेबल नहीं थे, ठीक है। लिखो इसमें नहीं वल्नरेबल लिखाया ना अभी आपको कि अगर उसके कितने मेंबर्स हैं, 1000 वाले मेंबर्स हैं, ठीक है, 1000 इंडिविजुअल्स जिंदा हैं और उनकी प्रोबेबिलिटी नहीं है अगले। हाँ ठीक है, ये असल में नीचे से शुरू होती है। नीचे से पढ़ते जाओगे ना, जब ऊपर ऊपर को पढ़ते जाओगे तब धीरे धीरे समझ आता जाएगा। एक बार रिवाइज करेंगे इसको भी करके क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। लिखो, टैक्सन इज नियर थ्रेटन्ड when it is evaluated it does not qualify for vulnerable now but it is likely to qualify for it near future। समझे? पढ़ो। हाँ अभी तो नहीं है, इन फ्यूचर हो जाएगा। अगला लिखो लीस्ट कंसर्न, LC सॉरी। कर लिया? टैक्सन does not qualify for any of the above criteria।
आ जाएगा लीस्ट कंसर्न में, ठीक है। एक और होता है डाटा डेफिशिएंट, डीडी कहते हैं उसको। इसी में लिखना है, इसी में लिख लो, अगर सेपरेट लिखना है सेपरेट लिख लो। डेफिशिएंट, अच्छा हाँ, इसमें कवर नहीं होगा, इन दोनों में कवर नहीं होगा, अलग से होएगा वो, ठीक है इसी का पार्ट, रेड लिस्ट का पार्ट ही है वो। डाटा डेफिशिएंट, इसका क्या मतलब हो सकता है डाटा डेफिशिएंट का? हाँ, Taxon is data deficient when there is no inadequate information. मैंने खुद से ही लिखवाई थी लाइन, पूरी लाइन बोलना। No inadequate information. No inadequate, नहीं सॉरी, नो inadequate नहीं आएगा, inadequate information आएगा। उसके बाद लिखो not evaluated। Taxon is not evaluated in this criteria, मतलब उसको काउंट ही नहीं किया गया। ये भी सेपरेट है। हाँ, ये दोनों सेपरेट है। उसके अलावा एक ऑर्गेनाइजेशन और है, हाँ लिखो साइट्स, CI साइट्स बाद में करवाता हूँ, पहले ना ये करो, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज। इसके हेडक्वार्टर्स लिखो बॉन, जर्मनी। ये जो सर्दियों में कुछ पंछी उड़ के आ जाते होते हैं ना हमारे यहाँ पे इंडिया में, ये जो अपनी है हरी के पत्तन, वहाँ पे सुना है ना कि पंछी आते हैं उड़ के, तो ये उनको इवेलुएट करते हैं कि इस बार कितने पंछी आए हैं। तो उससे क्या होता है ना, उससे ना हमारी वो डिफाइन होती है कि हमारी बायोडाइवर्सिटी कितनी अच्छी है। असल में उड़ के पता क्यों आते हैं सर्दियों में ना, उधर वाली साइड पे, रशिया वाली साइड पे सर्दी और ज़्यादा बढ़ जाती है, अदरवाइज तो रहती है, तो वो ना उनके लिए रहने लायक रहता नहीं है, तो वो उड़ के ना इस साइड आ जाते हैं सर्दियों में, जहाँ पे उनके अकॉर्डिंग कम ठंड होती है, ठीक है। तो इसके बारे में लिखो, बॉन लिख लिया, बॉन जर्मनी। अच्छा, ये है इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंटल फॉर कंजर्वेशन ऑफ terrestrial TERRESTRIAL aquatic and avian AVIAN migratory species। एवियन स्पीसीज पता है कौन सी होती हैं? जितने भी पंछी होते हैं ना वो सारे एव्स होते हैं, AVES, ठीक है। किसकी? क्या 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 क्या? कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज। हाँ, ये कन्वेंशन। उसके बाद एक लिखना था हमें साइट्स, साइट्स के बारे में लिखो। हाँ, ये इतना ही है, साइट्स भी छोटा ही है, CITES।
कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ fauna and flora। ये इस्टेब्लिश हुई थी 76 में, 1976। अभी अभी कौन फ्लोरा में आ जाते हैं फ्लावर्स और फौना में प्लांट्स। शायद फौना में एनिमल्स आते हो, पता नहीं, देख लूंगा, अभी देख लेता हूँ। चलो ये तो हो गई खत्म। आज अब शुरू करते हैं बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी कहते हैं उसको। हाँ, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी में एनिमल्स आते हैं ना और प्लांट्स भी आते हैं हमारे। अब उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ तो ऑर्गेनाइजेशंस होंगी। तो पहली कौन सी है? IUCN। IUCN कैसे प्रोटेक्ट करती है? आप बताओ कैसे करती है? हाँ, रेड डाटा बुक बना देगी ये। और इनको अब पता भी तो होना चाहिए ना, मान लो पता ही नहीं होगा कि कौन सा एनिमल इंडेंजर्ड है, तो उसके लिए हम स्टेप्स कैसे उठाएंगे? तो ये एनिमल को उस कैटेगरी में डाल देती है। फिर जब उस कैटेगरी में डाल देती है तो हम उसके लिए स्टेप्स उठा लेते हैं। बायोडाइवर्सिटी को कहते हैं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? हाँ, भिन्नता, असल में भिन्नता होगी डाइवर्सिटी का मतलब। और पहला वर्ड क्या है? बायोलॉजिकल। तो इसमें क्या क्या आ गया? प्लांट्स और एनिमल्स, ठीक है। उनकी डाइवर्सिटी को कहते हैं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, वैरायटी ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स। ये ना दो तरह की होती है। ये लिख लो पहले। क्या लिख रहे थे? क्या लिखा अभी आपने? इतना ही लिखा? हाँ, इसमें लिख लो वैरायटी ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स इन द वर्ल्ड। एक लिखो स्पीसीज रिचनेस, दूसरा लिखो स्पीसीज इवननेस। इसको ऐसे ना मेजर करते हैं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को। स्पीसीज रिचनेस का मतलब होता है कि कितनी तरह की स्पीसीज उसमें होंगी, ठीक है। इवननेस का मतलब होता है कि एक ही तरह की स्पीसीज कितनी ज़्यादा होगी किसी जगह पे, ठीक है। तो सबसे पहले लिखो स्पीसीज रिचनेस। ये 3 तरह की होती है और यहाँ करो स्टार मार्क रिचनेस पे। ये होती है 3 तरह की, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा ALPHA, अल्फा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी और गामा डाइवर्सिटी। अल्फा में क्या होता है कि एक ही इकोसिस्टम में, इकोसिस्टम अभी समझाता हूँ, अच्छे से कल बताऊंगा, एक ही इकोसिस्टम में कितनी तरह की स्पीसीज रहती हैं, तो वो हो गई अल्फा, ठीक है। ये हो गई एक ही तरह का इकोसिस्टम हो गया, उसमें कितनी तरह की डाइवर्सिटी रहती है। ये हो गया कि एक डाइवर्सिटी यहाँ रहती है, एक तरह की स्पीसीज यहाँ पे रहती है
और दूसरी तरह की मान लो यहाँ पे रहती है, ठीक है, दूसरे इकोसिस्टम में। ये एक इकोसिस्टम हो गया, इकोसिस्टम 1, इकोसिस्टम 2। एक यहाँ पे रहती है एक स्पीसीज, और दूसरी यहाँ पे रहती है। मान लो एक ना भी हो, एक से ज़्यादा भी हो ना, तब भी चलेगा, ठीक है। हाँ, स्पीसीज एक से ज़्यादा। और बायोडाइवर्स इकोसिस्टम हो गए 2, अभी समझाता हूँ इकोसिस्टम क्या होते हैं। तीसरा होता है इसमें ओवरऑल। मान लो ये दो, यही वाले दो इकोसिस्टम E1 E2, ठीक है, ये सारे जो किसी इनका जो मिक्सचर है ना, वो हो गया इसमें बीटा अल्फा बीटा गामा में। अब समझो इकोसिस्टम क्या होता है। मान लो एक पेड़ है, ठीक है, एक पेड़ पे रहते हैं पक्षी, ठीक है। वो पक्षी क्या करते हैं कि वो पक्षी ना पेड़ पे लगे हुए हैं फल, ठीक है, उन फलों पे लगे हुए हैं कीड़े। तो पक्षी क्या करते हैं, फल भी खा लेते हैं, कीड़े भी खा लेते हैं, ठीक है। तो एक पेड़ है, उसमें एक तो पंछियों की स्पीसीज होगी, ठीक है, उसके अलावा स्पीसीज होगी उसकी कीड़ों की, ठीक है, और वो होगी अल्फा डाइवर्सिटी। अब मान लो उसी पेड़ के पास ना यहाँ पे ये दूसरा इकोसिस्टम है, ये है उसको क्या कहते हैं, तालाब को क्या कहते हैं, पॉन्ड। दूसरा इकोसिस्टम है पॉन्ड। मान लो ये पेड़ है ना, इसके साथ ही पॉन्ड वाला इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम का मतलब ये होता है कि कोई एक ऐसा हैबिटेट जहाँ पे लोग रहते हैं। लोगों का मतलब यहाँ पे है जानवर भी हो गए, इंसान भी हो गए, ठीक है। अब दूसरा है पॉन्ड, ठीक है, यहाँ पे एक पेड़ लगा हुआ है, पेड़ पे वही, अब पेड़ का अपना इकोसिस्टम है, पॉन्ड का एक अपना इकोसिस्टम होगा। अब मान लो यहाँ पे पेड़ है तो यहाँ पे कीड़े मकोड़े भी होंगे, पॉन्ड है तो यहाँ पे मेंढक भी होंगे, मेंढक क्या करेंगे, कीड़े मकोड़े खाएंगे, ठीक है। पॉन्ड है तो बीच में मछलियाँ भी होंगी, ठीक है। यहाँ पे पेड़ पे मान लो सांप भी रहता होगा, ठीक है। तो अगर जो मछलियाँ खाने आते होंगे पंछी, तो सांप पंछियों को खाता होगा। तो ये हो गई हमारी बीटा डाइवर्सिटी। उसके अलावा जो बाहर की सराउंडिंग है ना, मान लो इधर कोई तीसरा इकोसिस्टम है, मान लो हम लोग हैं, मान लो यहाँ पे ह्यूमंस ही रहते हैं, ह्यूमन सेटलमेंट्स है मान लो, ठीक है। अब यहाँ पे पेड़ है तो यहाँ पे बच्चे आके पेड़ों के फल वगैरह खाते होंगे, ठीक है, यहाँ से मछलियाँ पकड़ के ले जाते होंगे, तो वो आ जाती है गामा में, ठीक है। सबसे पहले लिखो अल्फा डाइवर्सिटी। It refers to diversity within a particular area. ठीक है, बीटा लिखो कंपैरिजन ऑफ डाइवर्सिटीज बिटवीन two ecosystems. Third लिखो, it is a measure of overall diversity. अब आपको याद रहे ना, उसके लिए ये रफ सा फिगर बना लो। यहाँ पे लिख लो ट्री पॉन्ड, ये अच्छे से समझ आ जाएगा जब कल करवाऊंगा ना इकोसिस्टम, तब। अब नेक्स्ट लिखो स्पीसीज इवननेस। इसका लिखो इट इज ए मेजर ऑफ रिलेटिव अबंडेंस ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, abundance of different species making up the richness of area. लो, अगली लाइन में लिखो लो इवननेस indicates fewer species और हाई इवननेस, ऐसे पूछ रहा हूँ, हाई इवननेस, हाँ, मतलब ज्यादा नंबर ऑफ स्पीसीज, ठीक है।
अब लिखो अगला टॉपिक बनाओ, टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी, सबसे पहले जेनेटिक डाइवर्सिटी। इसका लिखो टोटल नंबर ऑफ जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स in the makeup of, in the genetic makeup of, in the genetic makeup of a species. जीन्स से, मतलब जैसे कि जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब ये होता है कि मान लो आपके घर पे कौन कौन है, उसके भाई बहन, हाँ आपका भाई है, ठीक है। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब ये होता है कि आप हो और आपका भाई है, ठीक है। आप दोनों के अंदर भी ना शक्ल वाइज सेम जीन्स, पेरेंट्स तो सेम है पर अदरवाइज शक्ल वाइज या नेचर वाइज बहुत सारा डिफरेंस होगा, ठीक है। वो डिफरेंस क्यों आता है, जीन्स की वजह से, ठीक है। तो उसको कहते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी, समझ गए। चलो अब समझो स्पीसीज डाइवर्सिटी। मतलब जीन्स सेम हो लेकिन फिर भी डाइवर्सिटी हो, ठीक है। अब क्या है स्पीसीज डाइवर्सिटी, स्पीसीज अलग अलग, हाँ तो जीन्स भी अलग अलग ही होंगे ना। इसमें होता है कि मेजर ऑफ डाइवर्सिटी विद इन अ इकोलॉजिकल कम्युनिटी, measure of diversity within a ecological community, या लिख लो स्लैश डाल के लिख लो between two ecosystems। अब अच्छे से समझ आ जाएगा, between two ecosystems। एक ये इकोसिस्टम था ट्री वाला, दूसरा मान लेते हैं अपना इकोसिस्टम जो आपकी कॉलोनी है, ठीक है, गुमटाला, गुमटाला इकोसिस्टम, ठीक है। अब गुमटाला में इंसान रहते हैं तो इंसानों की होगी एक अलग स्पीसीज, ट्री पे रहते हैं मेंढक, ठीक है। अब मान लो पंछी रहते हैं तो पंछियों की अपनी स्पीसीज होगी, ठीक है। अब इनकी और इनकी उसमें डिफरेंस होगा ना, पंछियों की लुक अलग है, इंसानों की अलग है, ठीक है। वो क्या हो गई स्पीसीज डाइवर्सिटी, ठीक है। जब स्पीसीज अलग हो जाए तो स्पीसीज डाइवर्सिटी। तीसरा लिखो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इसको कहते हैं इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। ये जब अपना हैबिटेट अलग हो जाए ना, रहने की जगह, जैसे ये ट्री पे रहते हैं तो इनकी जगह अलग है, हम घरों में रहते हैं हमारी जगह अलग है, ठीक है। तो उस डाइवर्सिटी को कहते हैं इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है। लिखना है रेफर टू डिफरेंट टाइप ऑफ हैबिटेट। अब फिर से स्टार मार्क करो, अगला टॉपिक लिखो की टर्म्स, KEYTERMS, TERMS, MS, हाँ। इसमें लिखो सबसे पहले कीस्टोन स्पीसीज, कीस्टोन स्पीसीज, KEY की STONE स्टोन स्पीसीज। कल आप मुझे वो बता रहे थे फूड चेन, है ना। फूड चेन कहाँ से स्टार्ट होती है, सबसे लोअर लेवल से, और सबसे ऊपर के लेवल पे क्या होता है, कोई एग्जांपल दे दो। टाइगर हो गया, और मान लो बर्ड्स हो तो क्या होगा सबसे ऊपर, ईगल हो गया, ठीक है। और इन सबसे ऊपर कौन होता है,
इन सबसे ऊपर होता है हाँ ह्यूमन। ठीक है, कीस्टोन स्पीसीज वो स्पीसीज होती हैं कि जो ना अगर उनकी पॉपुलेशन इरेडिकेट कर दी जाए ना तो वो हमारे इकोसिस्टम में बहुत सा बदलाव ला देंगी। ठीक है, अब मैं एग्जांपल लेता हूँ एक छोटा सा। ग्रास का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, ग्रास है, ग्रास पे ग्रास हॉपर होता है, इसके बाद क्या होता है फ्रॉग, इसके बाद क्या होता है स्नेक ले आते हैं, चलो स्नेक हो गया। ओके, उसके बाद हॉक। ठीक है, ईगल, हाँ उसी में सोता है, ईगल लिख लो वो। ठीक है, हॉक ना बाज को कहते हैं, हॉक बाज को कहते हैं। अच्छा, मान लो क्या होता है कि यहाँ से ना हॉक की जो पॉपुलेशन है ना वो खत्म हो जाती है। ठीक है, हॉक की पॉपुलेशन खत्म हो गई, स्नेक को खाने वाला कोई नहीं रहेगा। ठीक है, स्नेक की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, स्नेक क्या करेगा, स्नेक ज्यादा हो जाएंगे, स्नेक मारेगा डंग, डंग मारेगा हमें, हम मर जाएंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूँ। फ्लावर्स होते हैं, ठीक है, इनमें पॉलिनेशन होता है, पता है पॉलिनेशन कौन करता है? हाँ, कोई इंसेक्ट आता है, हम मान के चलते हैं, चलो बी आ गई। ठीक है, बी मधुमक्खी, ठीक है, वो आ गई, वो यहाँ से पॉलिनेशन करती है, वो दूसरे फ्लावर तक लेके जाती है, तो क्या होता है कि फ्लावर्स की वो बढ़ती रहती है। इसी तरह चलता है ट्रीज में भी। ठीक है, मान लो बी खत्म हो जाए तो फिर क्या होगा, फ्लावर्स खत्म ही हो जाएंगे। ठीक है, फ्लावर्स खत्म हो जाएंगे, ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी तो हम भी खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो स्पीसीज होती है ना जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हाँ रोल प्ले करती हैं, इनको कहते हैं कीस्टोन स्पीसीज। ठीक है, तो लिखो अब इनके बारे में। दीज आर द स्पीसीज whose addition or loss to an ecosystem leads to major changes in the occurrence of at least one or other species. नेक्स्ट लाइन लिखो, अदर स्पीसीज। नेक्स्ट लाइन लिखो, ऑल द टॉप प्रेडेटर्स आर कंसिडर्ड एज टॉप प्रेडेटर्स आर कंसिडर्ड एज कीस्टोन स्पीसीज। मैंने क्या लाइन लिखवाई आपको इसकी डेफिनेशन में? हाँ, ये तो मैंने कम का बताया ना कि मान लो पॉपुलेशन खत्म हो गई। अब बताता हूँ कि मान लो पॉपुलेशन ऐड होने से क्या प्रॉब्लम हो जाएगी। एग्जाम लिखनी है, लिख लो, लिखनी है तो लिख लो, बी वाली लिख लो, फ्लावर पॉलिनेशन बी, बी को फिर कर दो खत्म। चले, अब मान लो क्या हुआ कि बी क्या कर रही थी, फ्लावर से पॉलिनेशन कर रही थी। ठीक है, एक ना इन्वेसिव स्पीसीज आ गई, स्टार मार्क करके लिखो, इन्वेसिव स्पीसीज किसको कहते हैं? इन्वेसिव स्पीसीज, इन्वेसिव, हाँ ENVASIVE,
इन्वेसिव शायद आई से होगा, आई से, हाँ आई, हाँ आई है इन्वेसिव स्पीसीज। और एक और नाम याद आया था अभी मुझे, एलियन स्पीसीज, हाँ एलियन स्पीसीज। मान लो ना कोई एलियन स्पीसीज आ गई। एलियन स्पीसीज वो स्पीसीज होती हैं कि जो वहाँ की ना उस एरिया की नेटिव स्पीसीज नहीं होती। अच्छा, ये जब कोरोना आया था ना, तो हमें कह रहे थे ना कि उधर से उस साइड से ना एक वो आ रहे थे, इंसेक्ट्स आ रहे थे जो पूरी वो खा के तबाह कर देते थे 2-3 दिन में ही। हाँ 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 हाँ, क्या कहते थे उनको, हॉर्नेट्स की क्या 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 बोलते थे, हाँ वो याद है ना, वो इन्वेसिव स्पीसीज थी। ठीक है, वो कहीं और की नेटिव थी लेकिन वो इस साइड आ गई थी। ठीक है, तो वो होती है इन्वेसिव स्पीसीज। अच्छा ठीक है, तो एक इन्वेसिव स्पीसीज आ गई, मान लो हॉर्नेट बोल देते हैं उसको। ठीक है, हॉर्नेट आ गया, उसने क्या किया कि उसने ना बी को खाना शुरू कर दिया। ठीक है, और इस एरिया की सारी बी को खा गया वो। ठीक है, अब उस एरिया का जो पॉलिनेशन करना था वो बी ने करना था ना, तो इसके एडिशन से जो इस पे इफेक्ट हुआ, ठीक है, पहले तो लॉस की वजह से हो रहा था ना, अब इसके एडिशन से कुछ इफेक्ट हुआ तो वो किस में आ गया, कीस्टोन स्पीसीज में। तो इसको अब हम, पहले कीस्टोन स्पीसीज ये थी, अब कीस्टोन स्पीसीज ये हो गई। ठीक है, चले नेक्स्ट। तो अगर ये आए तो नुकसान है, ना आए तो फिर भी तो अच्छी बात है। फिर तो अच्छी बात है ही है। नेक्स्ट लिखो फाउंडेशन स्पीसीज। लिखो these are the primary producers in an ecosystem। समझे? नहीं, ये तो ग्रास ही हो जाएगा ना, ग्रास ही फाउंडेशन स्पीसीज हो गया। ठीक है, अदरवाइज जो ट्री है वो भी अपने आप में फाउंडेशन स्पीसीज है, मतलब ट्री ना हो तो ऑक्सीजन नहीं होगा। ठीक है, चलो अब लिखो फ्लैगशिप स्पीसीज। इसमें ना एग्जांपल लिख लो एक कोरल्स का, ये ना कल कराऊंगा कि कोरल्स कैसे फाउंडेशन स्पीसीज है। अब लिखो फ्लैगशिप, फ्लैग FLAG, शिप SHIP स्पीसीज। ये वो स्पीसीज होती हैं जो ना किसी पर्टिकुलर एरिया की इंपॉर्टेंस बढ़ा देती हैं। जैसे अपनी ये जो नदी है ना, इंदस सतलुज, इसमें ना वो पाई जाती है एक डॉल्फिन, नहीं पता, उसमें डॉल्फिन पाई जाती है, वो फ्लैगशिप स्पीसीज है। मतलब जो स्पीसीज एक पर्टिकुलर एरिया में ही पाई जाए और उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ा दे तो वो हो जाएगी फ्लैगशिप स्पीसीज। इसमें लिख लो एग्जांपल, फुल पहले इसकी, चलो लिख लो एग्जांपल, पहले लिख लो। इंदस डॉल्फिन, इंदस डॉल्फिन कहते हैं उसको, डॉल्फिन इन सतलुज। इसकी डेफिनेशन लिखो, दीज आर द स्पीसीज chosen to represent an environmental cause। अब थोड़े साल पहले उन्होंने सतलुज में वो गिरा दिया था ना, इन्होंने फैक्ट्रीज ने वेस्ट, हाँ वेस्ट ही गिराया था उसका, शुगर मिल वाली जो फैक्ट्रीज थी ना, उन्होंने अपना वो सुक्रोज पता नहीं कोई वेस्ट गिरा दिया था। तो उन्होंने मुद्दा ये उठाया कि इसमें जो ये जो स्पीसीज है ना, ये सिर्फ सतलुज में पाई जाती है, तो अगर आप वहाँ पे सतलुज को ख़राब करोगे तो पूरी जो स्पीसीज है वो पूरी स्पीसीज ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये इन्वायरमेंटल कॉज के लिए जो स्पीसीज उठाई जाती है ना, उनको कहते हैं फ्लैगशिप। अब लिखो नेक्स्ट टॉपिक बनाओ, डाइवर्सिटी इन इंडिया।
बायोडाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। आज मैंने 2 फोटोज भेजी थी ना आपको, उनमें एक वर्ल्ड की थी ना, एक इंडिया की है। वर्ल्ड वाली खोलो। खोली। अब लिखो इधर बायोडाइवर्सिटी ऑफ इंडिया में हमारे में ना 2 रेल्म्स आते हैं, REALMS इंडिया में। ये जो है ना इंडो माले, एक इंडो माले, दूसरा पेल आर्टिक, पाले आर्टिक। ठीक है, ये 2 रीजन्स है ना, ये रेल्म्स हैं। रेल्म्स वो होते हैं कि एक ना बड़े कॉन्टिनेंट जैसा एरिया होता है, ठीक है, जिसमें ना बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, रिच बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। ठीक है, तो हमारे इंडिया में 2 आते हैं, वो लिख लो। सबसे पहला इंडोमाले। इंडोमाले पता है क्यों कहते हैं? वो जो नीचे वाला एरिया ना, ये मलेशिया वाला एरिया है, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया ना, ये मलेशिया वगैरह, इंडोनेशिया, ये यहाँ पे पड़ता है। आर्कटिक, आर्कटिक। दो रेल्म्स आ गए, 5 आते हैं इसमें बायोम्स। बायोम्स जो मैंने नोट्स दिए हैं ना आपको, उनको खोलो। कौन से पेज से शुरू है नोट्स हमारे? पेज नंबर बोल। हाँ, 1 मिनट मेरे को बोल देंगे। 51 50 पे है। चलो लिखो फिर इनको। या इनके ना नाम मत लिखो, सिर्फ ऐसे लिख लो कि 5 बायोम्स हैं इंडिया में। जिनके नाम लिखने होंगे ना वो लिखवाऊंगा आपको। और ये ह्यूमिड क्या होते हैं, डेजर्ट्स क्या होते हैं, ये भी कल करवाऊंगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो 10 बायोजियोग्राफिक जोन्स। बायोजियोग्राफिक जोन्स, जो आपको दूसरा मैप भेजा है ना, वो इन्हीं का है, बायोजियोग्राफिक जोन्स का। और जो पेज नंबर 53 है ना, उस पे दिए हुए हैं बायोजियोग्राफिक जोन्स। तो यहाँ पे लिख लो ब्रैकेट में कि पेज नंबर 53 देखना है आपने, बायोजियोग्राफिक जोन्स का। अब एक काम करो, इसको ना मैं रीड करवा देता हूँ कि आपको याद कैसे रहे। एक तो अपना मैप खोल लो उसमें, ठीक है। दूसरा साइड में ये खोल के रखो, बायोजियोग्राफिक जोन्स मिल गए। हाँ, उसके साथ ना 25 प्रोविंसेस हैं, वो भी लिख लो। अच्छा, साथ में खोलो मैप, दूसरा वाला, इंडिया वाला खोलिए। अच्छा, सबसे पहले क्या आता है? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय मिल गया, कहाँ पे है? टॉप पे। इसको ट्रांस हिमालय इसलिए कहते हैं कि इसमें हिमालय की ना बहुत सारी रेंजेस हैं, जैसे लद्दाख रेंज है, तिब्बत रेंज है, ठीक है। और दूसरी है हिमालयन सिक्किम रेंज। अब सिक्किम पता है कहाँ पे है? हाँ, वहाँ पे 1 लिखा हुआ है ना, ठीक है। तो वो सिक्किम रेंज हो गई, और तिब्बत हो गया वहीं पे, 1 में ही तिब्बत है और 1 में ही लद्दाख है, ठीक है। तो ये वाला हो गया। दूसरा है कौन सा है? हिमालय। हिमालय इसमें देखो मैप में दिख रहा है, ठीक है। तो हिमालय में आगे कौन कौन से पार्ट्स हैं? नॉर्थ वेस्ट हिमालय। नॉर्थ वेस्ट हिमालय होगा ऊपर नॉर्थ और वेस्ट इस साइड वाला, ठीक है। तो ये ऊपर वाला रीजन, ये जो जम्मू वाला रीजन है ना, इधर वाला देखो, ये वाला, ठीक है। ये हो गया नॉर्थ वेस्ट हिमालय। फिर आ गया वेस्ट हिमालय। वेस्ट हिमालय भी वही है, इधर वाला रीजन ही है, ठीक है, इधर वाला
हाँ, उसके बाद कौन सा है? सेंट्रल हिमालय। सेंट्रल हिमालय ये वाला है, ये वाला, ठीक है। अब तीसरा कौन सा है? चौथा कौन सा है? ईस्ट हिमालय। ईस्ट हिमालय ये वाला है, ये, ठीक है। अब कौन सा है? इंडियन डेजर्ट। डेजर्ट 3 मिल रहा है। हाँ, एक कौन सा है? थार वाला, और दूसरा कौन सा है? कच्छ वाला। कच्छ वाला, थार वाला मिल गया। उधर चलो 3 में, चलो 3 में, हाँ इधर चलो, हाँ 3 दिख रहा है। ये वाला है कच्छ वाला, ये वाला है थार वाला, और ये जो गुजरात वाला है ना, ये कच्छ वाला। मैप पता है वैसे इंडिया का सारा? ठीक है। अच्छा, चौथा कौन सा है? सेमी एरिड। सेमी एरिड में कौन सा आएगा एक एरिया? एक पंजाब वाला। सेमी एरिड में 4 ये ना इन्होंने, अच्छा 4 ये डाल दिया इन्होंने। कोई बात नहीं, सेमी एरिड एरिया ना असल में ये वाला है, ये वाला, ठीक है। और दूसरा ये वाला, ठीक है। उसके बाद कौन सा है? 6th क्या है? डेक्कन पेनिसुला। ये सारा जहाँ पे 6 लिखा है, डेक्कन पेनिसुला। इसके अंदर ये जो जितने भी माउंटेन्स, हाईलैंड्स और छोटा नागपुर, ये सारा ना, ये इसी एरिया में आता है, ठीक है। आपको ने 25 के 25 पूछेंगे नहीं, ये मैं आपको एक्स्ट्रा ही करवा रहा हूँ। आपसे अगर कुछ पूछा गया ना, तो ये पूछेंगे कि कितने रेल्व्स होते हैं या कितने बायोम्स होते हैं, ठीक है, वो पूछेंगे आपसे। उसके बाद कोस्ट, ये जो इन्होंने 4 डाला है ना, ये असल में 8 है, ये कोस्टल एरिया होता है, ठीक है, ये कोस्ट आना था। उसके अलावा 9 क्या है? अच्छा 7 क्या है? गंगेटिक प्लेन्स। गंगेटिक प्लेन्स ये वाला है, ये जहाँ जहाँ से गंगा जाती है ना, वो गंगेटिक प्लेन्स है। उसके बाद कौन सा है? नॉर्थ ईस्ट इंडिया। हाँ, नॉर्थ इंडिया ये वाला है, ये वाला, ठीक है। उसके बाद आइलैंड्स, आइलैंड्स ये हैं अंडमान निकोबार, ठीक है। ये 25 के 25 एरिया हो गए हमारे, प्रोविंसेस हो गए। अब नेक्स्ट क्या करना है हमने? आपसे एक क्वेश्चन ये आएगा कि इंडिया में कितने बायोम्स हैं, ये बायोम्स हैं, तो वो लिख देना कि 5 है। ऑप्शंस दे देंगे आपको। ज़्यादा सवाल पता है किस में से आएगा? बायोजियोग्राफिकल जोन्स में से। 3rd वाले को स्टार मार्क कर लो। कोशिश करना ये 10 के 10 ना नाम याद कर लेना। अच्छा, अब बायोडाइवर्सिटी लॉस, किस वजह से बायोडाइवर्सिटी में लॉस होता है, उसको छोड़ दो, नोट्स पे आ जाओ आप। किस किस वजह से हो सकता है लॉस बायोडाइवर्सिटी को? और पोल्यूशन तो एक बड़ी टर्म हो गई ना। मान लो अगर क्वेश्चन आ जाए कि इससे लॉस होता है, तो पोल्यूशन तो लिख दिया आपने ना, पहला एक पॉइंट बना दिया, बाकी के पॉइंट्स कैसे बनाओगे? हाँ, फिर वो सब पार्ट्स में डिवाइड करोगे ना। तो लिखो सबसे पहले नेचुरल कॉजेस। इसमें क्या क्या आता है? इसमें आता है फ्लड्स, अर्थक्वेक, सुनामी, एक्सेट्रा। ओवर एक्सप्लॉयटेशन, सेकंड, हाँ, ओवर एक्सप्लॉयटेशन। जब हम ज़्यादा पेड़ काट लेते हैं, और पेड़ अपने आप में क्या है? इकोसिस्टम है। आज बताया ना कि कैसे है, वो हो गया। फिर एलियन स्पीसीज इन्वेजन आज कराया ना। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, ये अच्छे से कल समझ में आएगा, वैसे मैं कहानी बता चुका हूँ आपको, कोरल्स वाली। चेंज, हंटिंग एंड पोचिंग, हंटिंग एंड पोचिंग का मतलब समझते हो? उसको बेचना, उसको बेचना, ठीक है, उसको पोचिंग कहते हैं। एक लिखो बैलेस्ट वाटर, BALLAST, WATER। ये ना फिनोमेना होता है जिसमें क्या होता है कि एक एलियन स्पीसीज आ जाती है और वो सब कुछ इन्वेड कर देती है, ठीक है, उसको बैलेस्ट वाटर कहते हैं। इतना तो आपने पढ़ लिया कि ये सब हो रहा है, ठीक है। अब
मतलब ये जानवर ऐसे करके मारे जा रहे हैं या एलियन स्पीसीज आ रही है उस वजह से मारे जा रहे हैं, या हम पोचिंग कर रहे हैं, हंटिंग कर रहे हैं उस वजह से। अब इन सबको बचाना भी है ना, तो बचाने के लिए क्या चल रहा है हमारा, प्रोग्राम्स चल रहे हैं। इसमें प्रोग्राम्स नहीं होते, इसमें कुछ और होता है, होते हैं प्रोग्राम्स भी। इसमें होता है मोड्स ऑफ कंजर्वेशन, इस पे भी स्टार मार्क कर लेना। अब इसमें ना एक जगह पे डबल स्टार मार्क करवाऊंगा, वो भी करना, ठीक है। क्या कर रहे थे हम, मोड्स ऑफ कंजर्वेशन, कंजर्वेशन मेथड्स। अब इनको बचाने के लिए ना दो तरह से कंजर्व किया जाता है इनको, एक होता है इन सीटू, दूसरा होता है एक्स सीटू। ऐसी टेबल ही बनाओ, इन सीटू, दूसरा होता है एक्स सीटू। अब इनको दो तरह से बचाया जा सकता है, ठीक है। एक तो होता है कि जहाँ पे ये जानवर रह रहे हैं ना, वहीं पे इनकी किसी न किसी तरह से प्रोटेक्शन कर दी जाए। दूसरा होता है कि अब इनको ना उठा के कहीं पे ले जाया जाए, तो वहाँ पे इनको प्रोटेक्ट किया जाए। इन सीटू में लिखो 5 पॉइंट्स, 5 हेडिंग्स लिखो। सबसे पहली है नेशनल पार्क्स। नेशनल पार्क से मत लिखो, बायोस्फीयर रिजर्व से लिखो, बायोस्फीयर रिजर्व। पहला ये लिखो, दूसरा लिखो नेशनल पार्क, तीसरा लिखो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तीसरा लिखो कंजर्वेशन रिजर्व, चौथा हो गया कंजर्वेशन रिजर्व, पांचवा आ गया कम्युनिटी रिजर्व। कम्युनिटी रिजर्व उस साइड लिखो बोटेनिकल गार्डन्स। बोटेनिकल गार्डन समझते हो, प्लांट्स वगैरह लगा देते हैं ना। हॉर्टिकल्चर गार्डन्स, हॉर्टिकल्चर, हॉर्टी HORTI कल्चर, हाँ सब्जियों के उसको कहते हैं। रिक्रिएशनल गार्डन्स, क्रिएशनल गार्डन्स, फिर लिखो जू, जू लिख लिया। फिर लिखो सीड बैंक्स, सीड बैंक्स, सीड SEED, सीड बीज होते हैं ना, उनको कहते हैं सीड। पीछे जगह बची है पिछले पेज में, नहीं बची, जहाँ पे हम ये कर रहे थे ना बायोडाइवर्सिटी वाला, रेल्म्स वगैरह। बायोस्फीयर रिजर्व करते हैं सबसे पहले। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है कि ये ना बहुत बड़ा एरिया होता है, जिसमें बहुत सारे ना 3 या 4 नेशनल पार्क्स भी हो सकते हैं, एक आध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हो सकती है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं कि यहाँ पे ना 3 जोन्स बना देते हैं। मान लो ये एक ना बायोस्फीयर रिजर्व है ये सारा, ठीक है। इसमें ना बीच में एक नेशनल पार्क भी हो सकता है, 2 नेशनल पार्क्स भी हो सकते हैं। एक मान लो ये NP कर देते हैं नेशनल पार्क, और ये कर देते हैं ये बायोस्फीयर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हाँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी WS, ठीक है। इसमें ना 3 एरियाज होते हैं, जैसे ये 3 एरियाज में डिवाइडेड होता है। ऐसे ना सर्कल बना लेना, इसको ही बना लो, ये होगी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। इसमें ना फिर 3 सर्कल्स ऐसे बना लो, कंसेंट्रिक सर्कल्स। बना लिए, इसको कहते हैं
कोर एरिया, इसको कहते हैं बफर जोन। कर लिया? इसको कहते हैं ट्रांजिशन एरिया। ट्रांजिशन एरिया के, हाँ ट्रांजिशन एरिया। ठीक है, अब इसको करो डबल स्टार मार्क बायोस्फीयर रिजर्व को। इसमें क्वेश्चन पता है क्या पूछते हैं? इन्हीं पे क्वेश्चन पूछते हैं, ये जो भी करवाने लगा। कोर एरिया में क्या होता है कि स्ट्रिक्टली ना प्रोहिबिटेड होती है कि कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी, यहाँ पे सिर्फ जानवर ही रहेंगे। ठीक है, ये जो बफर जोन होता है ना, यहाँ पे भी आम आदमी का आना बिल्कुल मना होता है, लेकिन यहाँ पे ना कुछ इंस्टीट्यूट्स बना देते हैं ताकि वो क्या करें कि इनकी भलाई के लिए ना कुछ काम करें, रिसर्च करते रहें। ठीक है, कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बना देते हैं, कुछ एनालिसिस, वो जो मैंने बोला था ना कि IUCN वाले एनालिसिस करते हैं, ठीक है, उनकी एनालिसिस यूनिट्स बना लेते हैं कि आप इनकी काउंटिंग करते रहो कि कौन सा एनिमल कहाँ पे है। ठीक है, ये बहुत बड़ा एरिया होता है। और तीसरा कौन सा है? ट्रांजिशन जोन। यहाँ पे ना परमिशन के साथ, अब इसको चलाना है तो इस पर खर्चा भी आएगा ना, यहाँ पे परमिशन के साथ ना थोड़ी सी एक्टिविटी अलाउ कर देते हैं कि जैसे मान लो अगर कोई लोग रहते हैं ना जो ट्राइबल्स होते हैं, वो ऑलरेडी इनके जानवरों के साथ रह रहे होते हैं, ठीक है, तो उनको ना उठा के बाहर नहीं फेंका जा सकता। एक बार पता है क्या हुआ था उधर वाली साइड पे, और ये इतने थोड़े वो होते हैं, आपने मूवीज भी देखी होंगी इन पे, ये ना थोड़े वो होते हैं, वॉरियर्स होते हैं। तो इन्होंने पता है क्या किया था, एक ना USA का वो था, जर्नलिस्ट था या पता नहीं कोई रिसर्च करने आया था वो बंदा, तो वो ना अंडमान वाली साइड पे ना घूम रहा था, उस पर अपने वो रिसर्च ही कर रहा होगा, हेलीकॉप्टर पे जा रहा था, तो नीचे से भाला फेंक के हेलीकॉप्टर उड़ा दिया था उन्होंने, ब्लास्ट कर दिया था और उस बंदे को मार दिया था। मतलब इतने तगड़े होते हैं ये लोग। तो यहाँ पे वो रहते हैं, ठीक है, एक तो वो रहते हैं, दूसरा ना यहाँ पे टूरिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए कि लोग देखने आए, ठीक है, तो उनसे पैसा जनरेट होगा, ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा सा अलाउ कर देते हैं, लेकिन विद रेस्ट्रिक्शंस। ठीक है, अब समझे? अब तीनों को लिखो, तीनों के बीच का डिफरेंस ही पूछते हैं, पूछा तो, या कोई स्टेटमेंट दे देंगे, फिर पूछ लेंगे कि ये वाला एरिया कौन सा होगा। ठीक है, चलो लिखो, बायोस्फीयर रिजर्व लिख लो। इट मे हैव वन और मोर नेशनल पार्क NP और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी in it. It is divided into 3 parts. Second point, divided into 3 parts. पहला आ गया कोर एरिया, इस पे ना स्टार मार्क करो, यही इसी पे 3 पार्ट्स पे कर लिया। ठीक है, कोर एरिया, इट इज स्ट्रिक्टली प्रोटेक्टेड इकोसिस्टम, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बनाओ, ह्यूमन एक्टिविटीज आर नॉट अलाउड। तीसरा पॉइंट बनाओ, मैक्सिमम डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन। सेकंड लिखो, बफर जोन। इसमें लिखो, इट इज यूज्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च, monitoring, training and educational purposes. थर्ड लिखो, ट्रांजिशन एरिया। यहाँ पे लिख लो ह्यूमन एक्टिविटीज, कॉमा ह्यूमन सेटलमेंट्स एंड टूरिज्म
परमिटेड। अब अपना ना वो पेज खोलो, हाँ नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व के ना ये मैप बना हुआ है यहाँ पे एक, पेज नंबर 44। पेन पकड़ो अपना, कोल्ड डेजर्ट पे ना स्टार मार्क करो, नंदा देवी पे स्टार मार्क करो, उसके नीचे लिखा है अचना कमर अमरकंटक, उस पे स्टार मार्क करो। नंदा देवी के नीचे ही है, हाँ। फिर कंचनजंगा पे स्टार मार्क करो, उसके साथ मनाज और दिहांग दोनों पे करो, सुंदरबंस पे करो, नीचे आ जाओ सुंदरबंस, नीचे नहीं, यहाँ ये देखो यहाँ पे है, ये देखो सुंदरबंस पे करो, नीलगिरी पे करो, नीलगिरी अरब सागर के पास होगा, हाँ। पंचमढ़ी पे करो मध्य प्रदेश में, ठीक है, ये वाले हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है। वैसे तो 32 के 32 इंपॉर्टेंट है, इसमें शायद 32 ही हैं, 32 ही हैं ये शायद। हाँ, इनका ये पूछ लेंगे कि ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट उसमें पढ़ते हैं, स्टेट में पढ़ते हैं, ठीक है। अब एक और स्टार मार्क करके ना लाइन लिखो वहाँ पे, सबसे पहले तो वहाँ पे लिखो पेज नंबर 44, वहाँ पे लिखो पेज नंबर 44, फिर लिखो स्टार मार्क करके एक लाइन लिखो, 18 है बायोस्फीयर रिजर्व्स टोटल। लिखो यूनेस्को, मैन, MAN मैन, एंड बायोस्फीयर, अब ब्रैकेट में लिखो MAB, मैन एंड बायोस्फीयर, समझे, हाँ। प्रोग्राम 1971, इसने क्या किया था कि जो हमारे 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स है ना, उनको उनमें से 11 को इंक्लूड कर लिया था अपने प्रोग्राम में, ठीक है। तो लिख लो आउट ऑफ 18 बायोस्फीयर PR, आउट ऑफ 18 BR इन इंडिया, 11 आर अंडर यूनेस्को MAB प्रोग्राम। ठीक है, ये हो गया हमारा बायोस्फीयर रिजर्व। अब नेक्स्ट आ जाओ नेशनल पार्क। नेशनल पार्क भी बहुत बड़ा होता है। नेशनल पार्क के अंदर ना एक आध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो सकती है। ऐसे करना, हाँ हाँ कर लो। सेंटर में लाइन खींच के ना एक साइड पे नेशनल पार्क लिख लेना, एक साइड पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लिख लेना। इसके अंदर ना एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 2 बना लो। वो भी बना लो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी।
जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है ना, वो ना किसी एक पर्टिकुलर स्पीसीज के लिए होती है, ठीक है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में लिख लो, नीचे लिख लो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में लिखो फॉर अ पर्टिकुलर स्पीसीज, फॉर अ पर्टिकुलर स्पीसीज। जो ये होता है ना, ये पर्टिकुलर स्पीसीज के लिए नहीं होता, ये मल्टीपल स्पीसीज के लिए होता है, ठीक है। नेशनल पार्क हो गया। अच्छा, नेशनल पार्क का जो एरिया होता है ना, वो लिखो, ये डिक्लेयर कैसे किया जाता है किसी भी नेशनल पार्क को। इसको ना स्टेट करती है डिक्लेयर, लिखो स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर एन एरिया एज नेशनल पार्क अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इसका ईयर याद होना चाहिए। उस साइड भी सेम, वो भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू ही होता है नोटिफाई। ये भी स्टेट की है। इसके अंदर ना मान लो यहाँ पे छोटी सी जगह पे ना कोई कम्युनिटी रहती है, ठीक है, तो उसको ना रहने की परमिशन दे देते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो अगर मान लो, हाँ, लोग रह सकते हैं जो वहाँ के नेटिव होते हैं, ठीक है। नेशनल पार्क में ना रह नहीं सकते, ठीक है। तो पता है क्या करते हैं, मान लो इस जगह में लोग रह रहे हैं ना, तो इतनी इतनी जगह को ना वो नेशनल पार्क के अंडर ही नहीं आएगी, ठीक है। इतनी इतनी चीज़ को वो क्या करेंगे, वो इसमें डिक्लेयर कर देंगे कि इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दो, ठीक है, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को नेशनल पार्क में इंक्लूड कर दो, ठीक है। तो इसमें लिख दो सेटलमेंट्स नॉट अलाउड नेशनल पार्क में, ह्यूमन सेटलमेंट्स। दूसरी साइड लिख दो अलाउड। यहाँ पे लिख दो ग्रेजिंग एक्टिविटीज नॉट अलाउड। ग्रेजिंग समझते हो क्या कहते हैं, किस चीज़ को कहते हैं? हाँ, हाँ। दूसरी साइड लिख दो अलाउड। नहीं, सारे होते हैं, ऐसे थोड़ी कुछ होता है कि लेस डेंजर होंगे। आपने वो हाथी वाली मूवी नहीं देखी? नाम तो मुझे भी नहीं याद, साउथ की मूवी है, वो हाथियों के साथ रहता होता है वो बंदा, कीचा रहता होता है हाथियों के साथ। कीचा, पता है कीचा कौन है? मक्खी मूवी देखी है? उसका जो हीरो है उसका नाम कीचा है, तो वो रहता होता है हाथियों के साथ। अच्छा, नेक्स्ट करते हैं कंजर्वेशन रिजर्व और कम्युनिटी रिजर्व, ये भी एक साथ, ये किसका पार्ट है? ये सारा इन सीटू का। इसको भी ना उसके साथ ही लिखना, ऐसे लाइन बना के लिखना, कंजर्वेशन रिजर्व और कम्युनिटी रिजर्व। इसमें लिखो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 2013, दोनों में। ये असल में ये कुछ नहीं होते, 2003 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 2003। दूसरी साइड भी सेम। ये ना कोई एरिया होता है, उसका इसके साथ लगता हुआ एरिया होता है, जो होता है
कंजर्वेशन रिजर्व, इसके साथ लगता है ना एडजेसेंट एरिया होता है, उसको डिक्लेयर कर देते हैं कंजर्वेशन रिजर्व, ठीक है। और जो ये वाला होता है ना कम्युनिटी रिजर्व, वो कहीं भी हो सकता है वो एरिया, ज़रूरी नहीं है कि इसके साथ लगता हो, जनरली इससे दूर होता है, ठीक है। और इसको जो नॉर्मल जो लोग होते हैं ना असल में वो मैनेज करते हैं, या कई लोग होते हैं ना जिनको बहुत प्यार होता है नेचर के साथ, तो वो इसकी फंडिंग वगैरह कर देते हैं, तो ये उससे मैनेज होते हैं, ठीक है। इसका खर्चा वहाँ से चलता है। वैसे इसको ऑन स्टेट गवर्नमेंट ही करती है, बस वो लोगों के हवाले कर दिया जाता है कि आप ऐसे करके, एनजीओज़ के हवाले कर दिया जाता है कि आप इसकी देखभाल करो, ठीक है। चलो अब आते हैं हम इस पे जो बचे थे हमारे XC2 पे। XC2 में इन पे कभी भी सवाल नहीं आता कि हाँ सिर्फ ये पूछ लेते हैं कि 4 ऑप्शन दे देंगे, उनमें से एक INC2 वाला दे देंगे, ठीक है, और बोलेंगे कि इसमें से XC2 कौन सा नहीं है, ठीक है, और चारों के बारे में पता होना चाहिए। वैसे मैंने सबके बारे में बता दिया है, अगर किसी के बारे में इनमें से नहीं पता तो भी बता दो, अगर किसी के बारे में भी नहीं पता तो भी बता दो, सारे समझा देता हूँ। हाँ जो अपने यूनिवर्सिटी में भी तो है ना। हाँ प्लांट्स के लिए होता है रिक्रिएशनल, हाँ वो गार्डन्स बना देते हैं दोबारा से, जैसे इसका ना मुझे एग्जांपल याद नहीं आ रहा, रिक्रिएशनल जैसे ये बनाया हमारा रोज़ गार्डन, पहले मतलब कुछ भी नहीं था वहाँ पे, अब उसका रिक्रिएट कर दिया है, ठीक है, स्टोर किया होता है, ठीक है। तो ये XC2 ये भी हो गया हमारा, ये भी हो गया। अच्छा अब ना ये देखो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट मैंने कराया था ना कि इंडिया में 2 हैं, 2 रेल्म्स कराए थे ना, तो वैसे ही इंडिया में 4 ना बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं। हॉटस्पॉट दीज आर द रीजन विद, हाँ 4 है, दीज आर द रीजन विद हाई स्पीसीज रिचनेस, स्पीसीज रिचनेस आज कराई ना आपको, एंड हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म। एंडेमिज्म ENDEMISM। अब नीचे स्टार मार्क करो, उसमें लिखो एंडेमिक स्पीसीज, मिक स्पीसीज। एंडेमिक स्पीसीज वो स्पीसीज होती हैं जो एक पर्टिकुलर एरिया में ही पाई जाती हैं, जैसे आज एक एग्जांपल दिया आपको डॉल्फिन वाला, कौन सी डॉल्फिन, हाँ शायद, हाँ लिखो एग्जांपल, मतलब जो पर्टिकुलर एरिया में पाई जाए, species which are found only in particular area। अच्छा इसकी ना 2 कंडीशंस होती हैं, अब किसी भी एरिया को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट उसके करने के लिए ना लिखो कंडीशंस फॉर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। पहली लिखो हॉटस्पॉट, पहली लिखो इट मस्ट कंटेन at least 1500 species of plants as endemic, मतलब कम से कम 1500 प्लांट्स हों जो एंडेमिक हों, मतलब सिर्फ वहीं पाए जाते हों, ठीक है। दूसरा लिखो इट मस्ट हैव लॉस्ट at least 70% of its
ओरिजिनल हैबिटेट। अब जो 4 रीजन्स है ना हमारे, वो लिखो। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, पहला लिखो हिमालयास, दूसरा लिखो इंडो बर्मा रीजन। हिमालयास तो समझ गए ना कौन सा एरिया है, इंडो बर्मा समझे? बर्मा, बर्मा BURMA, BURMA। बर्मा ना उसका पुराना नाम था म्यांमार का। हाँ हाँ हाँ, तो ये रीजन कौन सा हो गया? वही वाला, ईस्ट वाला साइड, ईस्ट वाला, ठीक है। थर्ड लिखो वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका। वेस्टर्न घाट्स समझते हो कौन से वाले हैं? हाँ, नीचे कौन से वाले हैं? वो मैप खोलो अपना, अभी बताता हूँ। मोबाइल वाला, इंडिया का मैप। जहाँ पे मैप में 4 लिखा है ना, ये वेस्टर्न घाट है। हाँ, ये वेस्टर्न ही है। उसके बाद लिखो सुंडा लैंड। सुंडा, SUNDA। ये है निकोबार जो आइलैंड्स है ना, उनको कहते हैं। ब्रैकेट में लिख लो, भूल जाओगे। सुंडा लैंड। अब लिखो जो हमारे कंजर्वेशन प्रोग्राम्स है ना, जानवरों को बचाने के लिए जो चलाए गए हैं, वो वाले लिखो कंजर्वेशन प्रोग्राम फॉर टाइगर्स। टाइगर कंजर्वेशन लिख लो। सबसे पहले लिखो प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर 1973। नहीं, इसमें हर तरह के टाइगर्स को प्रोटेक्ट करना था। टाइगर्स की ना पॉपुलेशन उस टाइम पे बहुत डाउन चली गई थी, तो उस वजह से हमें ये प्रोग्राम करना पड़ा था। डाउन जाने का रीज़न ये था कि जब अंग्रेज़ आए ना, तो उन्होंने ना शौक के लिए टाइगर का वो शिकार करना शुरू कर दिया, तो उस टाइम पे बहुत से टाइगर्स मारे गए थे, ठीक है। तो उस वजह से उनकी पॉपुलेशन उस टाइम पे बहुत कम हो गई थी। और वो जो शिकार करने की जो वो थी ना प्रथा थी, वो आगे चलती रही आज़ादी के बाद भी, तो उस वजह से सरकार को ये प्रोग्राम लाना पड़ा। लिख लो इंडिया में अबाउट 50 टाइगर रिजर्व्स हैं, और इनकी लिस्ट ना उसमें है, वो जो आपको आज डॉक्यूमेंट दिया है ना मैंने, पेपर्स, उसमें है। सारे याद करने की नहीं ज़रूरत, आपको नहीं ज़रूरत। आपको पता है इसको, मैंने बोला था कि इसको करंट के साथ आपको इनकलिएट करना होता है ना। अगर मान लो किसी टाइगर रिजर्व, कोई टाइगर रिजर्व न्यूज़ में आ गया तो वैसे तो मैं ही बता दूंगा आपको, अदरवाइज भी अगर कोई आ गया ना तो आपके लिए खुद ब खुद इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो वो पूछ लेंगे कि ये टाइगर रिजर्व कौन से स्टेट में है, ठीक है। नेक्स्ट लिखो एम स्ट्राइप्स ऐप। एम स्ट्राइप्स लिख देता हूँ मैं, STRIPES, कैपिटल में लिखना है इसको। ऐप APP। ये ना टाइगर्स की जो पॉपुलेशन है ना उसको काउंट करती थी, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देती थी, ठीक है। ब्रैकेट में लिख लो अबाउट टाइगर्स, इंफॉर्मेशन अबाउट टाइगर्स। उसके अलावा ना एक वर्ल्ड लेवल पे भी हैं टाइगर्स के लिए कंजर्वेशन प्रोग्राम। लिखो ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव। हाँ लिख लो, ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव। इसमें लिख लो, एक तो वर्ल्ड बैंक इंक्लूडेड है इसमें, वर्ल्ड बैंक प्लस ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी। इसमें टाइगर्स और स्नो लेपर्ड को इंक्लूड किया गया है।
स्नो लेपर्ड समझते हो किसको कहते हैं? स्नो लेपर्ड, लेपर्ड होता है लेपर्ड, चीता। इसमें ना 13 कंट्रीज हैं इंक्लूडेड। बस इतना ही लिखो, नाम लिखने हैं 13 के, वैसे तो पूछेंगे नहीं। अगला इनिशिएटिव लिखो T/2। इसमें लिखो रशिया प्लस इंडिया। टू डबल द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स, डबल द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स। नेक्स्ट लिखो लॉयंस के बारे में, एशियाटिक लॉयन कंजर्वेशन प्रोग्राम, लॉयन कंजर्वेशन प्रोग्राम। इसमें जो हमारे एशियाटिक लायंस है ना, जैसे गिर के जंगलों में पाए जाते हैं। अच्छा, क्वेश्चन आ जाए ना कि लायन इंडिया में कहाँ पे पाया जाता है, वो सिर्फ गुजरात के गिर वाले एरिया में पाया जाता है। गिर एरिया, वो पता कहाँ पे है? मैप खोलो, इस पे खोल लो, नोट्स पे खोल लो। ये जो एरिया है ना, ये गिर एरिया है, ठीक है? लिख लो वहीं पे गिर। नहीं, मैप में लिख लो। ये जो नोट्स आपको देता हूँ ना मैं, ये आपके होते हैं, इन पे कुछ मर्जी कर लिया करो। ब्रैकेट में लॉयन लिख लेना। सिंपल वाला एशियाटिक। एशियाटिक, अच्छा ये पता है ये प्रोग्राम क्या करता था? एक मैंने आज आपको कराया ना, IUCN क्या करता है, अपनी रेड लिस्ट जारी करता है, ठीक है? तो उसको ना इसने इंडेंजर्ड में इसको डाला हुआ है, लाइन को, एशियाटिक लाइन को। जब वो उसमें डाल देता है तो उसकी कंजर्वेशन के लिए एफर्ट्स अपने आप होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है? तो इसमें क्या किया था कि इस प्रोग्राम में क्या किया था कि एक तो इसको इसने डाल दिया एंडेंजर्ड लिस्ट में, दूसरा ना वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो 1972 का है ना, उसकी ना उसने भी अपनी एक अलग से लिस्ट बनाई हुई है। उसने शेड्यूल्स बनाए हुए हैं, जैसे शेड्यूल 1, 2, 3, 4। तो जो शेड्यूल 1 है ना उसका, वो है मतलब हाईएस्ट प्रोटेक्शन शेड्यूल 1 को दी गई है। मतलब कोई किसी एनिमल को अगर शेड्यूल 1 में डाल देते हैं तो वो अपने आप से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो वो जो ये कंजर्वेशन प्रोग्राम था वो इसी के लिए था कि लिखो अब फैक्ट्स अबाउट एशियाटिक लॉयन। It is listed in Schedule 1 of Wildlife Protection Act, देख लिया, ऑफ 1972। ये जो एक्ट है ना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, एक और 2003 वाला करवा के आया। एक इन्वायरमेंट एक्ट भी है 1986 का, शायद करवा दूंगा मैं आपको, नहीं तो आपकी बुक में है। उन सबको ना एक साथ लिख लेना। ये जो इंडिया के एक्ट्स हैं, इनके ना ईयर पे क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा एक्ट कौन सी ईयर में आया था, ठीक है? आपको 4 लिस्ट दे देंगे और इस साइड ईयर की लिस्ट दे देंगे, ठीक है? अच्छा, उसके अलावा एक ना कन्वेंशन ऑन, उसी वही है साइट्स वाली, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज। हाँ, इसी में लिखो कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज। जैसे IUCN ने अपनी लिस्ट बनाई है, इसने अपना शेड्यूल बनाया है प्रोटेक्शन एक्ट ने, ठीक है? इसने अपना ना अपेंडिक्स बनाया है कन्वेंशन वालों ने, तो इसने इसको अपेंडिक्स 1 में रखा है, ठीक है? अब आ जाओ एलिफेंट पे। इसमें सबसे पहला लिखो प्रोजेक्ट एलिफेंट।
ईयर लिखो 1992। ये भी शेड्यूल 1 में है, शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। अपेंडिक्स 1 ऑफ साइट्स, और endangered by IUCN। IUCN। नेक्स्ट लिखो माइक प्रोग्राम, MIKE कैपिटल्स में। ये भी अपेंडिक्स 1 में है। क्या चीज़? हाँ, अपेंडिक्स 1 किनका है? वो है अपेंडिक्स 1 है साइट्स वालों का, ठीक है, उसमें अपेंडिक्स 1 में है। शेड्यूल किसका है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन का, शेड्यूल 1 में है वो। नेक्स्ट लिखो माइक, MIKE। ये इलीगल जो किलिंग्स होती है ना एलिफेंट्स की, उसको वो करता है, मॉनिटर करता है। लिखो इसकी फुल फॉर्म, मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स। established in 2003। इसके अलावा लिखो लास्ट में राइनो विजन, RHINO, राइनो विजन 2020। It is supported by World Wildlife Fund, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड कराया था ना कल, WWF पहले दिन कराया था। वाइल्ड लाइफ फंड, लाइफ, वाइल्ड लाइफ एक ही वर्ड है ना, फंड। हाँ, इसका एम था increase the rhino population from 2000 to 3000 by 2020। मतलब ये पॉपुलेशन उनकी 2000 तक ही रह गई थी, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, मैथ्स का टॉपिक करना है आगे? वैसे तो हो गया 2 घंटे, करना है तो मैं करा देता हूँ, ठीक है। अगर लॉ पढ़ना है तो मैम आ गए हैं। इस पे से कुछ पूछना है तो वो पूछ लो। इजी है, चलो कल से कर लेंगे। ये 2 दिन का रह गया है। आज मुझे लगा नहीं था, मुझे लगा था ये 1 से 1.5 घंटे में ख़त्म हो जाएगा, ये खिंच गया लंबा। टॉपिक तो छोटा ही था, समझाने वाला ज़्यादा था आज। इसलिए मैंने साथ में ना छोटा टॉपिक मैथ्स का प्रिपेयर कर लिया था। पता नहीं कितना टाइम लगेगा, है तो छोटा से, मतलब 4 टॉपिक्स हैं, कोई नहीं, मंडे को ही करेंगे।